नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 यानी कक्षा 11 विषय हिंदी और भाग 1। तो इसमें पार्ट 1 में हम आधे प्रश्न लाए हैं और आधे हम आपके पार्ट 2 में लाए हैं। तो चलो, अब ये पार्ट का नाम क्या है? पार्ट का नाम है विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इस पार्ट से संबंधित हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो देखो, पहले प्रश्न उत्तर किसके साथ रहेगा? पाठ के साथ। देखो, जैसा एनसीईआरटी की बुक में दिया उसी के हिसाब से हमने प्रश्न और उत्तर लिखे हैं। तो पहला है पाठ के साथ। तो पाठ के साथ में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। यानी शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो उत्तर इसका कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर: शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि इस देश में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय दुख का एहसास होता है। इस देश की मिट्टी में भी संवेदना है, भावना है। इस देश का कण कण इस देश की मिट्टी से जुड़ा है। देखो, लेखक क्या कहता है कि उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो बहुत ही संवेदनशील है, और वह चाहे पशु से पिछड़े चाहे किसी मनुष्य से, दोनों से बिछड़ने पर क्या होता है, वो बहुत दुखी होता है। यानी इस देश की ये मिट्टी की क्या है, विशेषता है। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया जा रहा है? देखो, इस प्रश्न में ये बताया गया है कि 8 करोड़ की प्रजा, यानी जो भारत की उस समय अंग्रेजों के समय 8 करोड़ रही होगी। ठीक, उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा लॉर्ड कर्जन से कि आप बंग विभाजन यानी बंगाल का विभाजन मत करो, लेकिन उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये कहा गया कि यहाँ पर किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया जा रहा है। तो वह ऐतिहासिक घटना कौन सी है, इसमें हम अब देख लेते हैं। उत्तर इसमें लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन का बंग विभाजन नामक ऐतिहासिक घटना की तरफ संकेत किया जा रहा है। यानी लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन घटना थी उसी को ओर इसमें संकेत किया गया है। ठीक, यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में आकर मनचाहा शासन किया, तानाशाही अपनाई। तब भारतीय जनता 8 करोड़ के लगभग रही होगी। सभी बंगाल विभाजन के विरोध में थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपनी ही चलाई, जनता की एक ना सुनी और बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा कर दी। यानी लॉर्ड कर्जन के समय भारत में लगभग 8 करोड़ की जनता रहेगी। उन्होंने आग्रह किया था लॉर्ड कर्जन से कि हमारा देश का यानी टुकड़े मत करो, बंगाल विभाजन मत करो, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया और हिंदू मुस्लिम में क्या कर दी, दरार कर दी, क्योंकि बंगाल उन्होंने मुस्लिम के नाम पर विभाजन किया था। तो उस समय जनता की इन्होंने एक भी नहीं सुनी। प्रश्न नंबर आता आपका तीसरे में दिया कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उत्तर: लॉर्ड कर्जन ने एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद देने के लिए कहा, परंतु इनकी अपनी सरकार ने उस व्यक्ति को वह पद नहीं दिया, तभी इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और स्वीकार भी कर लिया गया। यानी लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा क्यों दिया? इन्होंने अपने किसी व्यक्ति को, परिचित को कोई पद दिलाने की बात कही होगी, सरकार ने पद दिया नहीं, तो इन्होंने नाराज होकर क्या इस्तीफा दे दिया और सरकार ने भी इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 4। तो दिया हुआ है कि बिचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें प्रश्न में पूछा गया कि विचार तो करो, क्या शान थी आपकी, किसके लिए कहा गया? लॉर्ड कर्जन के लिए। क्या आपकी शान रही थी, है ना, कितने ऊंचे होकर आप नीचे गिरे, इसका स्पष्ट आशय यानी अर्थ स्पष्ट करना। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। लेखक लॉर्ड कर्जन को उसकी स्थिति से परिचित करवाते हैं कि एक समय था लॉर्ड कर्जन की व उनकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी। इस देश के सारे अमीर आपको सलाम करते थे। ईश्वर के बाद इस देश में आपका ही दर्जा था। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। देखो, यानी एक समय ऐसा था जब लॉर्ड कर्जन की ही चलती थी, उनका समय था, उनकी और उनकी पत्नी की जो कुर्सी हुआ करती थी वो सोने की होती थी। देश के जितने धनी व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति थे, वो सब इनको सलाम करते थे। ईश्वर के बाद इस देश में, यानी ईश्वर के बाद इनके ही नाम आता था। इस देश के जो हकीम वगैरह थे, हाकिम,
वो क्या थे, इनके इशारों पर नाचते थे। आगे, राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधकर हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितनी ही राजाओं को मिट्टी के खिलौने की तरह तोड़ दिया था आपने। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। बम देश के सिर पर आरा तुमने रखा। इंग्लैंड में आप एक व्यक्ति को फौजी पद न दिला सके। आपको लगता था कि सरकार को इस्तीफा का डर दिखाकर आप पद दिला देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने आपका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। आपका अहंकार आसमान से जमीन पर आ गिरा। किस्मत ने भी क्या खेल दिखाया है। देखो, अब इसमें दिया था कि जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी इतनी चलती थी, इतना अहदा उनका ऊंचा था कि वो जिस राजा को चाहे तो मिट्टी में खाक में मिला देते थे, है ना। यानी उनका बहुत ही रुतबा था। लेकिन उन्होंने एक अपने किसी परिचित को कोई फौजी पद दिलाना चाहा होगा, लेकिन सरकार ने मना कर दिया होगा। तो इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र देने का डर दिखाया, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सरकार ने इनकी बात मानी नहीं लॉर्ड कर्जन की, और उनका त्याग पत्र क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो क्या हुआ, फिर अर्श से फर्श पर आ गए। जहाँ राजा महाराजाओं की तरह चलती थी, जहाँ त्याग पत्र दिया, पद इनका चला गया, इनका जो अधिकार थे वो भी चले गए। तो इनका अहंकार जमीन पर आकर गिर गया। यानी किस्मत ने भी क्या खेल दिखाया। यानी किस्मत भी कभी कभी ऐसा खेल खेलती है। प्रश्न नंबर आता है आपका 5। तो प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से दिया है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया। लेखक कहते कि लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में तीसरी भी कोई शक्ति है, यानी तीसरी शक्ति किसे कहा गया। तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा, लॉर्ड कर्जन तथा भारतीयों के बीच में तीसरी शक्ति 2 अर्थ होते हैं। यानी जो लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों के बीच में जो तीसरी शक्ति है, उसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला, एक ईश्वर, दूसरा ब्रिटिश शासक। तो ये 2 अर्थ हो गए। ठीक, अब आगे, भारतीय जनता तथा लॉर्ड कर्जन दोनों को कर्जन शासन काल में के अचानक समाप्त होने की कल्पना नहीं थी, परंतु विधि का विधान एक पल में सब कुछ क्या कर देता है, पलट देता है। कर्जन का शासन काल समाप्त हुआ और वे विलायत लौट गए। यहाँ लेखक लॉर्ड कर्जन से कहते हैं कि आपके और इस देश के लोग के बीच तीसरी शक्ति अर्थात भगवान भी विद्यमान है। देखो, इसमें कहा गया प्रश्न में कि जो लॉर्ड कर्जन थे वो इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के कारण क्या होता है, वो अपने इंग्लैंड लौट जाते हैं। तो फिर लेखक ने कहा कि जो लॉर्ड कर्जन और भारतीय उनके बीच में एक शक्ति भी विद्यमान थी। शायद कहा गया हो सकता है वो ईश्वरीय शक्ति हो, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को भी नहीं मालूम था, ना यहाँ के लोगों को मालूम था कि इतने जल्दी उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर 5 तक। अब दूसरा आता है पाठ के आस पाठ। पहला था पाठ के साथ, दूसरा आ गया पाठ का। अब इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला दिया कि पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा। यानी पाठ का यह अंश शिव शंभू की चिट्ठी से लिया गया है। यानी जो आपका दिया है विदाई संभाषण, ये किससे लिया गया है, शिव शंभू की चिट्ठी से लिया गया है रचना। ठीक है, और शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा, इसका क्या कारण रहा होगा। तो उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, उत्तर इस प्रकार रहेगा, शिव शंभू के चिट्ठे में वर्णित विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त की सबसे अधिक चर्चित व्यंग रचना है। यानी जो शिव शंभू नाम से इन्होंने लिखी रचना किसने, बाल मुकुंद गुप्त ने। इसमें जो विदाई संभाषण वाला पाठ है ये सबसे अधिक चर्चित और व्यंग रचना है, जिसमें शिव शंभू नाम के मनमौजी काल्पनिक पात्र ने निडर होकर व्यंग के माध्यम से भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की दशा का खुलासा किया है। तो दूसरी ओर लॉर्ड कर्जन की बुद्धिहीनता, स्वार्थपरक नीतियों के साथ उसके अहम मनमानी अकुशल व्यवहार का उपहास करने के लिए 2 गायों का भी उदाहरण दिया है। विदाई के समय पशु पक्षी भी उदास हो जाते हैं, पर लानत है लॉर्ड कर्जन को, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपमानित करने के लिए भारत से विदाई दे दी। फिर भी उस अहंकारी ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, ना ही उसने भारतीयों तथा ब्रिटिश सरकार से क्षमा मांगी।
क्योंकि उसके हृदय में उदारता ही नहीं थी। इस प्रकार शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन की पोल खोल दी। देखो इसमें ये कहा गया प्रश्न नंबर पहला में कि जो शिव शंभू के चिट्ठा है वो बाल मुकुंद गुप्त ने एक काल्पनिक क्या नाम दिया है, ठीक है। वो उसने क्या किया है, मनमौजी ढंग से निडर होकर व्यंग के माध्यम से लॉर्ड कर्जन की क्या है पोल खोली है, ठीक है। इसीलिए इस पाठ में जो शिव शंभू चिट्ठी पाठ का नाम बार बार लिया गया। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा, दिया है कि नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। यानी नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। लेखक ने कहा कि लॉर्ड कर्जन आपकी जिद तो नादिर शाह से भी बड़ी है। कर्जन के संदर्भ में आपको यह बात सही लगती है, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो मैं पक्ष में तर्क देता हूं कि बिल्कुल सही है। अब उत्तर, नादिर शाह 1736 से 1747 ईस्वी तक ईरान में रहे। अपने तानाशाही स्वभाव के कारण नेपोलियन आप पर्सिया के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था। नादिर ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जाह ने अपने जीवन को हथेली पर रखकर कत्लेआम को रोकने के लिए आत्मसमर्पण की प्रार्थना की। तब उसने कत्लेआम रोक दिया था। परंतु लॉर्ड कर्जन के सामने 8 करोड़ भारतीयों ने गिड़गिड़ाकर बंगाल का विभाजन न करने के लिए कहा था, परंतु उसने जनता की एक ना सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे और अंत में बंगाल विभाजन करके ही दम लिया। कर्जन से तो अच्छा नादिर शाह था जो क्षमा शब्द का अर्थ भी समझ गया था। अब देखो इसमें क्या दिया, एक तरह से कि जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी जिद नादिर शाह से भी बढ़कर थी, है ना। यानी जो ईरान का तानाशाही स्वभाव का कौन था, नादिर शाह। उसने दिल्ली में खूब कत्लेआम शुरू किया। तो जो अहमद आपके थे आसिफ जाह, उन्होंने क्या किया कि नादिर शाह से प्रार्थना की उनसे कि इस देश में आप क्या करो, कत्लेआम रोक दो। तो उसने इनकी प्रार्थना सुन ली और कत्लेआम रोक दिया। तो लेखक कहता परंतु वहीं भारत के 8 करोड़ जनता ने लॉर्ड कर्जन से कहा कि तुम बंगाल विभाजन ना करो, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने एक भी नहीं सुनी और बंगाल विभाजन कर दिया। तो लेखक कहता है कि नादिर शाह देखो जो था वो क्या हुआ, क्षमा शब्द का अर्थ समझ गया लेकिन आप नहीं समझ पाए। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कि क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। लेखक ने कहा क्या आंख बंद करके मनमाने ढंग से हुक्म चलाना और किसी की ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे लॉर्ड कर्जन के हिसाब से शासन क्या है। तो देखो उत्तर लिखेंगे, लेखक लॉर्ड कर्जन को उसी के द्वारा चलाए जा रहे शासन की परिभाषा बताते हुए कहता है, यानी जो लेखक है लॉर्ड कर्जन द्वारा चलाए जा रहे शासन की परिभाषा बता रहे कि उनकी दृष्टि में, यानी लॉर्ड कर्जन की दृष्टि में शासन किसे कहते हैं, कि शासन किसे कहते हैं? जनता की आवाज को सुने बिना अपने मन की बात जनता पर थोपना व जनता की कोई बात न सुनना, जनता के लिए आंखें बंद रखना, ये शासन है क्या? इसे शासन नहीं कहते हैं। शासन का अभिप्राय प्रजा के हित को ध्यान में रखकर शासन चलाना है। लेखक कहते कि लॉर्ड कर्जन आपने देश में जनता की एक भी नहीं सुनी, आंख बंद कर रहे, है ना, और मनमाने ढंग से जो मर्जी आई करते रहे, आप एक भी नहीं सुनते थे। क्या आप इसी को शासन कहते हैं? लेखक कहता नहीं, इसे शासन नहीं कहते हैं, है ना। शासन का अर्थ होता है प्रजा, अभिप्राय प्रजा के हित को ध्यान में रखना। यानी शासन का अर्थ होता है कि जो शासक है वो अपनी राज्य में रहने वाली जनता या प्रजा का ध्यान रखे, उसे कहते हैं शासन। अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया कि इस पाठ में आए अलिफ लैला अलहदीन अबुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्र कर कक्षा में चर्चा करें। यानी जो ये मुख्य दिए गए हैं, अलिफ लैला अलहदीन अबुल हसन और बगदाद के खलीफा, इसके बारे में क्या करें, सूचना एकत्र करें और फिर कक्षा में चर्चा करें।
तो कैसे सूचना एकत्र करेंगे, आप उसको खोज लें नेट में या कहीं से गूगल से खोज लें और उनके बारे में तैयारी कर लें और फिर चर्चा करें। तो कैसे करेंगे लिखें, हमने संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक, कक्षा में चर्चा विस्तार रूप से व्यापक रूप से की जा सकती है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अलिफ लैला। अब अलिफ लैला कौन थे? अलिफ लैला एक ऐसी नवती की कहानी है जिसने एक जालिम बादशाह से निकाह करके उसका हृदय बदल दिया और अनेक नवतियों का जीवन बचा लिया। आ गया समझ में? अलिफ लैला एक ऐसी युवती की कहानी है जिसने क्या किया, जालिम बादशाह से निकाह करके उसका हृदय बदला, साथ में कई युवतियों का भी जीवन बचा लिया। तो यहाँ पर हम उनके बारे में बहुत संक्षेप में बता रहे। ठीक है, फिर अलादीन। 500 साल बाद अलादीन नाम का एक लड़का बगदाद में पैदा हुआ। वह एक दयालु हृदय का बालक है। उसे बगदाद जफर के दुष्ट ग्रैंड विजियर द्वारा 10,000 सोने के सिक्के के बदले में दीपक खोजने का काम दिया जाता है, लेकिन वह गुफा में फंस जाता है। वह दीपक को रगड़ता है और द लैम्प के जिन्न का स्वामी बन जाता है। वह जिनी को जीनू नाम से देता है। जफर अलादीन से दीपक चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में, ये अलादीन के बारे में, है ना। अब आता अगला, फिर दिया था अबुल हसन। तो ये कौन है? कुतुब शाही वंशज जो गोलकोंडा के शासक थे। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अबुल हसन यही कुतुब शाही वंशी के आखिरी सुल्तान था। ठीक है, ये हो गया इनका परिचय कि आंध्र प्रदेश के अबुल हसन यही कुतुब शाही वंशज के आखिरी सुल्तान थे। फिर आता है बगदाद के खलीफा। ये किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में सुन लो। बगदाद के खलीफा, यह बगदाद के शासन की पदवी का नाम है। प्रथम खलीफा दुनिया का और मुस्लिम का अबू बकर अल सिद्दीकी था। तो बगदाद के खलीफा किसे कहते हैं? जो बगदाद के शासन की पदवी का नाम है, और प्रथम खलीफा दुनिया का और मुस्लिम का अबू बकर अल सिद्दीकी था। तो ये हो गए जो पाठ में करैक्टर आए हैं उनके बारे में यहाँ हमने जानकारी दे दी संक्षेप में। अब इन्हीं के बारे में बच्चों से कहो कि आप ढूंढ कर लाओ और विस्तार से उनकी तैयारी कर लो और फिर कक्षा में उसके बारे में चर्चा करा दो। अलग अलग बच्चों को ये करैक्टर देकर, किसी को बगदाद का खलीफा दे दो, किसी को अबुल हसन दे दो, किसी को अलादीन दे दो, किसी को अलिफ लैला दे दो, और फिर वो चर्चा करेंगे। तो इस तरह से पहले भाग में हम आपके लिए यहीं तक प्रश्न लाए हैं, और साथ में इस पाठ की जो समरी है और प्रश्न उत्तर सब इसी के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और वहाँ जाकर बहुत ही सरल भाषा में इस पाठ को पढ़ समझ सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई पाठ में डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अगले प्रश्नोत्तर भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।